class 8, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 हिंदी बुक से विच इज दो गौरैया। ठीक है जी, हमने लास्ट वीडियो में इस दो गौरैया का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। मतलब हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लिया था कि इस चैप्टर की कहानी में क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत फनी तरीके से। तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लग रहा है तो प्लीज बच्चे आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन जी कंप्लीट हो गया है, अब स्टार्ट करिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चे हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिकैप देख लें, जिससे कि वो सारा चैप्टर हमारे माइंड में फ्रेशन अप हो जाएगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो सारी चीजें हमें याद बनी रहेंगी। ठीक है, बट अगर डीप एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक शॉर्ट रिकैप। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, मतलब यह घर किराए पे उठा हुआ है। भैया हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। घर के मालिक कौन है? चिड़िया, तोता, कौआ, गौरैया, बिल्ली, चूहे, ये सब, कबूतर, चमगादड़ और लो जी, क्या ही कहें। तो हम तो यहाँ बस रह रहे हैं, घर तो एक्चुअली इन लोगों का है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर ही पहुंच जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में देखो बच्चे कितना ह्यूमर का यूज हुआ है, मतलब कितना एक हंसी से, एक तरीके से इस कहानी को लिखा गया है, जैसे कि कहानी कोई मुंह से ही बता रहा हो हमें, वैसे ही लिखा गया है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, है ना। यहाँ जैसे हमारे घर का कभी पता लिखवा कर लाया हो, यहाँ कभी कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी कोए, कभी कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि मानो कानों के पर्दे फट जाए। और लोग कहते हैं कि भैया पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह दमा चौकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं तो कभी डिब्बे खुलते हैं, क्यों? चूहे पकड़ रहे हैं भैया। कभी प्याले टूटते हैं। एक चूहा भैया अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, क्यों जी? शायद ना वह बूढ़ा है, उसको सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, क्यों? उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में जी रहती तो नहीं है, मगर उसे भी हमारा घर पसंद है, वह कभी कभी झांक जाती है। कैसे? मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाई कसरत करने लगती हैं। घर में कबूतर भी हैं जी, दिन भर गुटुरगू गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए है। हमारे घर में हर तरीके का प्राणी मिलेगा आपको। ऐसा। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घर में घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे, मकान का निरीक्षण कर रही हैं, जैसे ये उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, मतलब घोंसला बना लिया है, और अपना सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था उनको भी भैया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती,
अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला ही बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है। इस पर पिताजी को गुस्सा आया और वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये यहाँ कैसे रहती है, मेरे आगे क्या चीज है, मैं अब भी निकाल के बाहर कर देता हूँ। माँ बोलती है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, अगर टोंट मार के थोड़ा सा कहती है तो पिताजी बड़े उबल पड़ते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी शू शू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आया, मैं हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर ना हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आया, वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी का नाचना जैसे उन्हें बड़ा पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये नहीं निकलेंगी जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले। बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ढकोरा। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी जी, पंखा चला देती तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए, पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पे जा बैठी तो दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खुला छोड़ो। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो, एक दरवाजा खोलो, बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी तो मतलब माँ के सर पर लगने से बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन के ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज फिर से सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं और छेद बचा नहीं रह जाए और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर सोने चले गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा तो चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्कल आ गई होगी। उन्होंने हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी।
दूसरे दिन इतवार था, इतवार बोले तो संडे था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, अतः वही अपनी आवाज में चींची कर रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चूक गई तो वे कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना तो कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिर सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए, फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई, कुछ कुछ काली पड़ गई। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिसता चला आने लगा। फिर वह खिच खिच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फोहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 ची। फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपेटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। ठीक है, माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रहे। कमरे में से फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उन्हें देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। ठीक है जी, इस चैप्टर का हमारा शॉर्ट रिकैप हो गया। तो बच्चे, अब बारी है हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। देख लेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज में है हमारे पास पाठ से। देखेंगे इस पाठ से के अंदर क्या है। आइए हम सब इस कहानी को थोड़ी और स्पष्टता से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। भैया, हमें अब देखेंगे कि नीचे हमें क्या है, ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सरसाइज में मेरी समझ से, जिसमें का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सन्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ कुछ कितने, यहाँ 4 to 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके आपके पास ऑप्शन भी है।
अच्छा, हो सकता है कि एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो। तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसके सामने आपको स्टार बनाना है। गेट दैट? चलिए फर्स्ट देखें। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि मतलब पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारा घर जो है सराय बना हुआ है, क्यों? घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर घर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हाँ जी, ये तो हो सकता है कि हमारे घर में बड़े तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, इसलिए पिताजी ने कहा कि ये घर नहीं है, ये सराय है। मतलब यहाँ पे जो कोई आता है रहने के लिए रह जाता है, ऐसा ये सराय है। और ऑप्शन देख लेंगे, हो सकता है और ऑप्शन कोई और करेक्ट हो। तो सेकंड वाला तो करेक्ट है ही कि घर में विभिन्न पशु पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। थर्ड है पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मालिक तो यही लोग हैं। एंड फोर्थ है घर में विभिन्न विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। ये भी करेक्ट है कि घर के अंदर जीव जंतु आते जाते रहते हैं, तो इस करके उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है, ये सराय है। ठीक है, चलो, तो इसका ऑप्शन हो सकता है जी करेक्ट, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। एंड एक और ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं और घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? बताइए। कहानी में असली मालिक भैया वो जो मम्मी पापा है वो तो अपने को कहते नहीं, किसको कहते हैं? इन्हीं लोगों का घर है, हम तो यहाँ किराए पे रह रहे हैं, है ना? तो किन लोगों का? जो पशु पक्षी जीव जंतु जो वहां रहते हैं ना, उनको कहते हैं। देखिए इन्हीं का घर है, हम तो बस यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं। ऑप्शन में देख लेंगे इससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन है तो। जैसे फर्स्ट है माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, नहीं, उनको असली मालिक नहीं कहते थे। लेखक को जिसने ये कहानी लिखी है, मतलब खुद उनका बेटा, उसको मालिक कहते थे असली? नहीं, उसको भी नहीं कहते थे। जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे, हाँ जी, पिताजी उनको कहते थे कि वो ये इनका घर है, ये है असली मालिक, भैया हम तो ऐसे ही रह रहे हैं, उनको कहते थे। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फोर्थ भी चेक कर लेंगे। मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते थे, नहीं ये नहीं है। तो बच्चे इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। ठीक है, तो कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेंगे। गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? गौरैया जो थी, मतलब वो जो चिड़िया उनके घर में आ गई थी, उसके प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? मतलब रिएक्शन कैसे थे जब गौरैया उनके घर में आ गई थी? तो दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड है पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। हाँ, ये तो था कि पिताजी उन्हें भगाने पे तुले थे और माँ मना कर रही थी कि रहने तो, देखो ये नहीं जाएंगी, इन्होंने घर में अंडे दे दिए एंड ऑल। तो सेकंड वाला तो करेक्ट है। थर्ड देखेंगे। दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं किया था उन्होंने। फोर्थ, माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया? ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इवन हुआ ये था कि माँ तो मना कर रही थी लेकिन पिताजी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है जी, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। ठीक है, तो गौरैया के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। ठीक है, चलिए तो फोर्थ देख लेंगे। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी, इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है जी इससे? ऑप्शन में देखेंगे। माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भागे नहीं। हाँ, ये तो वो चाह रही थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि माँ चाह रही थी कि गौरैया घर से भागे नहीं। सेकंड,
माँ को पिताजी के प्रबल व्यर्थ लगते थे, मतलब जो पिताजी जो कुछ भी कर रहे थे वो सब माँ को बेकार लग रहा था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। पिताजी के सारे एफर्ट्स माँ को वेस्ट लग रहे थे ना। हाँ, ये तो लग भी रहा था। तो सेकंड डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, पिता माँ को पिताजी के प्रबल व्यर्थ लगते थे। थर्ड और भी चेक कर लें, माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। ये भी बिल्कुल था कि जिस टाइप से गौरैया मतलब जो रिएक्ट कर रही थी, जो भी उनके एक्शन थे उनकी वजह से माँ को हंसी आ रही थी, है ना? तो माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी, ये तो बिल्कुल था। फोर्थ है, माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। जी नहीं, ऐसा नहीं है ना? तो बच्चे इसके कौन-कौन से ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन देख लें पहले। माँ बार-बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है कि माँ चाहती थी गौरैया घर से भागे नहीं। सेकंड, माँ को पिताजी के प्रबल व्यर्थ लगते थे। थर्ड, माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी। तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है ना? तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वन करेक्ट नहीं है। चलो, फिफ्थ देखेंगे बच्चे। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? मतलब जो गौरैया है वो बार बार लौट लौट के आ रही थी, तो यह जीवन के किस पहलू से जोड़ सकते हैं हम इस चीज को? फर्स्ट है दूसरों पर निर्भर रहना। जी नहीं। सेकंड है असफलताओं से हार मान लेना। नहीं। थर्ड है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। हाँ, मतलब गौरैया यही तो कर रही थी, वो भगाते जा रहे थे, वो बार-बार आती जा रही थी, तो वो जो अपनी कोशिश थी उसको जारी रखे हुई थी बराबर से, उनकी वो कोशिश निरंतर जारी थी। ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ वी हैव संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। ऐसा नहीं है जी। तो बच्चे इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है कि अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिफ्थ वी है कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? और आंसर है अपने प्रयास को निरंतर जारी रखने से। ठीक है, तो बच्चे ये थे हमारे स्टार बनाने वाले क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसका ख वाला पार्ट। क्या है? हो सकता है कि अपने समूह के साथियों ने आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। हाँ जी, ठीक है। क्या अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अब बच्चे हो सकता है कि आपके आंसर कुछ अलग हो, आपके फ्रेंड के आंसर कुछ अलग हो, है ना? तो आप अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए कि अगर उन्होंने कुछ और आंसर चुने हैं तो वो क्यों चुने हैं। ठीक है, उनसे उनका रीजन जानने की कोशिश कीजिए, उनसे उनका कारण जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो फिर देखेंगे अपना नेक्स्ट विच इज मिलकर करें मिलान। देखेंगे इसमें क्या है, कब वाला है। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। देखिए, एक तरफ दिए हुए हैं बच्चे वाक्य जो बुक से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड दिए हुए हैं हमें उनके अर्थ कि उन लाइन का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, तो उन वाक्य को बच्चे उनके अर्थ से मिलाना है। जैसे फर्स्ट है, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। क्या अर्थ हो सकता है इसका? पहला देखेंगे, पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है लेकिन लोग उसे संगीत की तरह समझते हैं। हाँ जी, यही ऑप्शन करेक्ट है इसका, है ना? लेकिन और भी चेक कर ले, हो सकता है ना और भी करेक्ट हो। तो अम, पिताजी मतलब और ऑप्शन हो सकता है जी। पिताजी को पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह चहचहाना संगीत जैसा लगता था। अच्छा बच्चे, ऐसा हो रहा है कि एक एक जो फर्स्ट हमारा मतलब सारे पार्ट्स हैं उनके दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला वाला है कि पक्षियों का शोर बहुत तेज था लेकिन लोग उसे संगीत की तरह समझते थे, या फिर पिताजी को पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता था लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। हाँ जी, तो फिर ये वाला करेक्ट है ना? ठीक है। सेकंड है,
आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो इसका इन दोनों में से कौन सा अर्थ ठीक हो सकता है? आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं, या फिर पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। ये नहीं है। सही कौन सा है? कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। ठीक है, थर्ड देख लेंगे। तो थर्ड है बच्चे, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से रह भी नहीं पाते। इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? पिताजी की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि वह घर के चूहे चैन से सो भी नहीं पाते। घर के चूहों की किसको पड़ी है? हमें तो अपनी पड़ी है ना, कि हमें चूहों से परेशानी हो रही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड देखेंगे, चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। हाँ जी, हमारी भागदौड़ और शोर से क्या मतलब कि चूहे चैन से सो रहे हैं नहीं सो रहे। हम देखेंगे ना कि हम चैन से सो रहे हैं या नहीं सो रहे। तो चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। ये हो सकता है। फोर्थ है, चलिए, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो वह कौन? मतलब ऑप्शन चेक करेंगे। पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं, या फिर पिताजी को ऐसा भ्रम होता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। क्या होता है? पिताजी को ऐसा लगता है कि माँ उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही है। पिताजी उनके मजाक को नहीं समझते, तभी तो एकदम से उबल पड़ते हैं, है ना। तो पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। फिफ्थ देखेंगे जी, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी। मतलब इसका क्या मतलब है? ऑप्शन में देखेंगे। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। विजय मुद्रा में मतलब उनको लग रहा है कि उन्होंने जीत गए वो। तो उस मतलब वो जीत जाते हैं तो एक हम ना छाती चौड़ा के अलग ऐसे खुशी से नहीं बैठते कि देख लो हमने कर दिखाया, तो ऐसा हुआ। या फिर पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। ऐसा नहीं हुआ था जी। हुआ क्या था कि पिताजी ने लाठी को एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए, मतलब जीत गए टाइप ऐसी पोजीशन में बैठे थे, है ना। तो ऑप्शन करेक्ट है। पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। सिक्स्थ भी है, इतने में रात पड़ गई। तो ऑप्शन देखेंगे। रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ी? नहीं, ये कैसे रात है कि उन्हें ऊपर से गिर जाएगी। या फिर कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। हाँ जी, यही ऑप्शन करेक्ट है कि भैया कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया, है ना। सेवंथ देखेंगे जी, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो फिर से वे मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। कौन? गौरैया। इससे रिलेटेड अर्थ देख लेंगे। गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। या फिर गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। क्यों जी? उनको शास्त्रीय संगीत कौन सिखा रहा होगा? नहीं ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो इनको एक बार से रीरीड कर ले। देखेंगे। फर्स्ट है, वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कि पिताजी को पक्षियों का चहचहाना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। सेकंड है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। नेक्स्ट है जी, वह धमा चौकड़ी मचती कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो
चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना तेज होता है कि हम घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। नेक्स्ट है, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, तो पिताजी को ऐसा भ्रम होता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। फिफ्थ है, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे, तो पिताजी ने लाठी एक और रख दी और गर्व से विजय मुद्रा में बैठ गए। सिक्स्थ भी है, इतने में रात पड़ गई, तो कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। ठीक है। सेवंथ है, जब हम लोग नीचे उतर के आए तो वो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, तो गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी जैसे कोई राग गा रही हो। ठीक है जी। तो ये थे हमारे सारे मिलान। हो गए तो इसका ख वाला देखेंगे। अपने उत्तर को अपने मित्रों के साथ मित्र कह रही हूँ, अपने मित्रों के उत्तर से मिलाइए और विचार कीजिए कि आपने कौन कौन से अर्थ का चुनाव किया और क्यों। देखो, क्या करना है, वही सेम अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि भैया आपने अगर कोई और ऑप्शन चुना है क्यों चुना है, या हमने ये चुना है तो क्यों चुना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नाउ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पंक्तियों पर चर्चा। कर लें तो पंक्तियों पे चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। भैया कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक्चुअली 3 पंक्तियां दी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना और इन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क्या करना है, अपने विचारों को अपने समूह में साझा करना और लिखना है। ठीक है। जैसे क वाला देखेंगे, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। किसने कहा था, माँ ने कहा था भैया, जब 2 दिन का मतलब एक वो चेक करने आई थी ना, 2 दिन पहले घर में उड़ उड़ के देख रही थी और 2 दिन बाद उनको वहां घोंसला दिखाई दिया, मम्मी पापा को उनको वहां घोंसला दिखाई दिया था। तो वो क्या कह रही थी, माँ अब नहीं उड़ेंगी जी, जब ये 2 दिन पहले आए थे, जब हम इनको देख लेते ना तभी उड़ा देते ना तो शायद ये उड़ जाती। अब ये नहीं उड़ने वाली क्योंकि इन्होंने अपना यहाँ घर बना लिया है, और फिर अपना घर कैसे छोड़ के जा सकती हैं, है ना। चलो अब मतलब इन लाइनों का क्या मतलब है। इस पंक्ति का अर्थ है कि अब गौरैया इस घर को स्थायी रूप से अपना घर मान चुकी हैं। यदि पहले हटाया जाता तो वे आसानी से चली जाती। यह स्थायित्व और अपनत्व की भावना को दर्शाता है। मतलब माँ अब ये दिखा रही कि अब ये सिर्फ हमारे ही घर नहीं, इनका भी घर हो गया, अब रहने दो, अब मत उड़ाओ इनको, अब ये नहीं जाने वाली, इन्होंने भी अपना यहाँ घर बना लिया है। भैया आप भी बताओ, आप अपने घर को छोड़ के कहीं चले जाओगे, चाहे आपको कोई कितना भी भगाए। अगर आपसे कोई हिटलर आ जाए, आपसे कोई बड़ा इंसान आ जाए, थोड़ा पावरफुल आ जाए, वो आपको घर से भगाने की कोशिश करे, चले जाओगे क्या, नहीं जाओगे। सेम है यहाँ गौरैया को भी अब वो अपना घर लग रहा है, क्योंकि वहां उन्होंने अपना घर बना लिया उनके घर में, तो अब वो अपने घर को छोड़ के कैसे जाए, ऐसा है ना। गौरैया ये थोड़ी ना समझती है इनका प्रॉपर्टी है क्या है, वो तो एक भैया नेचर की जगह है, जहां उनका मन आया वहां उन्होंने अपना घर बना लिया, है ना। चलो ख वाला देखेंगे। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। किसने कहा था, ये पिताजी ने कहा था। जब उन्होंने एक बार उनको भगा दिया ना, तो बड़ा गर्व से सीना चौड़ा करके बैठे थे और वो हुक्म दे रहे थे, आपने सारे खिड़की दरवाजों को बंद रखना। जब ये एक दिन आ नहीं पाएंगी ना घर में तो ये भूल जाएंगी फिर इस घर को, और इस घर को छोड़ देंगी, है ना। तो यहाँ पिताजी की क्या सोच है बच्चे, यहाँ पिताजी की ऐसी सोच को दिखा रहे हैं कि गौरैया को अगर एक दिन भीतर आने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएंगी। यह मनुष्य की योजना बनाने वाली प्रवृत्ति और नियंत्रण की भाव को दर्शाता है। तो बच्चे आंसर में क्या हो सकता है कि यह वाक्य पिताजी की सोच को दिखाता है कि गौरैयाओं को अगर एक दिन भीतर आने से रोका जाए तो वे खुद ही चली जाएंगी। यह मनुष्य की योजना बनाने वाली प्रवृत्ति और नियंत्रण की भावना को दर्शाता है। क्लियर है, समझ आ गया।
आ गया तो चलिए फिर ग वाला देख लेंगे। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था जब वो थक गए थे उनको बाहर निकालते निकालते, लेकिन वो है कि बार बार अपने घर में आई जाती। तो फिर फाइनली पिताजी ने क्या बोला कि अब इनको अपने घर से परमानेंटली भगाना है ना, तो इनका घर ही तोड़ दो। ना इनको ये अपना घर दिखेगा, ना फिर ये फाइनली फिर हमारे यहाँ घर में आएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, ये अपने घर के लिए आ रही है। जो इन्होंने अपना वो घोंसला बना रखा है, जो अपना घर बना रखा है, वहां के लिए आ रही है ना। उसी को हटा दो। अब जैसे हमारा कोई इस जगह से घर हटा दिया, हम कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो फिर हम इस घर में क्यों आ रहे हैं रहने के लिए, है ना। बेसिकली वो अपने घर में आ रही हैं, आपके घर में थोड़ी ना आ रही हैं। तो पिताजी का कहना था अब इनको यहाँ से परमानेंट बाहर निकालना है, तो फिर इनका घर ही तोड़ दो। इस पंक्ति में पिताजी की क्रोध भरी निराशा झलकती, गुस्सा भी और वो थोड़ा निराश भी हो रहे हैं, कितनी बारी भगाया इनको। ये है कि भैया भागती नहीं है, बार बार आ जाती है ना। तो इस पंक्ति में पिताजी की क्रोध भरी निराशा झलकती है। वह अब मान लेते हैं कि किसी को हटाने का एकमात्र उपाय है उसका घर नष्ट करना। यह कटु यथार्थ और मानव स्वार्थ को भी उजागर करती हैं ये पंक्तियां। तो इस पंक्ति में पिताजी की क्रोध भरी निराशा झलकती है। वह यह मान लेते हैं कि किसी को हटाने का एकमात्र उपाय है उसका घर नष्ट करना। यह कटु यथार्थ और मानव स्वार्थ को भी उजागर करता है। करेक्ट है। समझ आ गया? तीनों तीनों सेंटेंस मतलब ये तीनों पंक्तियां समझ आ गई। समझ आ गई तो देखेंगे बच्चे फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे सोच विचार के लिए। अब देखो पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पाठ को दोबारा से पढ़ना है, मतलब वही एक शॉर्ट रिकैप, वो तो अब हमारे माइंड में छपा ही हुआ है। अभी हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ रिवाइज किया था, है ना। चलो फिर इनके आंसर्स करेंगे। क वाला, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? भैया देखो ये आपका खुद से ओन क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हो सकता है कुछ और अच्छा लगा हो, इस कहानी में सबसे बेस्ट लगा हो सकता है मुझे कुछ और अच्छा लगा हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड को कुछ और अच्छा लगा हो। तो बच्चे इसको आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, बट स्टिल जो मुझे अच्छा लगा मैं उसको नोट डाउन करा देती हूँ। देखो आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? फाइनली लास्ट वाला, कैसे जब उन्होंने मतलब पिताजी माता जी ने फाइनली उन गौरैयों को अपने घर में रहने दे दिया था, माता मतलब जो मम्मी थी उन्होंने फाइनली गेट खोल दिए थे, गौरैया घर के अंदर आ गई थी, है ना। तो वो वाली लाइन सबसे बेस्ट थी ना। तो देखो यहाँ पर बच्चे क्या है कि क्योंकि वह सहनशील, व्यंगात्मक और भावनात्मक थी, उन्होंने गौरैया को अपनाया और अपने पति को भी व्यंग से समझाया। वह प्रकृति के प्रति करुणा और समझ का प्रतीक है। भैया यहाँ पे क्या है कि जो मम्मी है यहाँ पे उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा दिखाया गया है, क्योंकि वह मतलब वो जो माँ है वो बड़ी सहनशील, व्यंगात्मक, थोड़ा हंसी मजाक करने वाली और भावनात्मक, मतलब उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं थी। तो वो माँ अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने गौरैया को अपनाया और अपने पति को भी व्यंग से समझाया। वह प्रकृति के प्रति करुणा और समझ का प्रतीक है। ठीक है, चलिए ख वाला देखें। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? देखो कहाँ बनाया था उन्होंने अपना घोंसला? पंखे के ऊपर, बैठक के पंखे के ऊपर, है ना। तो वहां क्यों बनाया होगा? शायद वह स्थान सुरक्षित, ऊंचा और शांत था, जहां उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो जी अपना घोंसला उन्होंने कहाँ बनाया होगा? बैठक के पंखे के ऊपर। क्यों बनाया होगा? क्योंकि शायद वह स्थान उन्हें सुरक्षित, ऊंचा और शांत था, जहां उन्हें कोई खतरा नहीं लगा होगा, है ना। ठीक है, चलिए गव वाला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के सामान, परिवार और घर घर का महत्व समझते हैं? आपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए,
क्या आपको लगता है कि जैसे हमको अपने सामान की चिंता है, जैसे हमको अपने घर की चिंता है, वैसे पशु पक्षियों को भी अपने घर की, अपने सामान की चिंता होती है? बताइए, होती है या नहीं होती है? पशु पक्षियों के अंदर इमोशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कैसे? अगर आप ऐसे समझो, किसी भी किसी किसी कुत्ते का बच्चा है, बहुत छोटा है। अब वो जो फीमेल डॉग है, अगर उसके हम बच्चे को लेके जाएंगे, वो लेके जाने देगी? समझ रही है ना कि ये मेरा बच्चा है। उसका घर अगर हम तोड़ने की कोशिश करें, जैसे कोई पक्षी है, हम उसका घोंसला तोड़ने की कोशिश करें, तो क्या होगा? मतलब वो जो पक्षी ची ची करके आपको भगाने की, अपनी अपनी लैंग्वेज में भगाने की कोशिश करेंगे, आपको अलर्ट, आपको हटाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो हाँ जी, पशु पक्षियों को भी मनुष्य के समान परिवार और घर घर का महत्व समझते हैं, है ना? मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। अपने उत्तर के समर्थ में कहानी के उदाहरण दीजिए। उदाहरण है, जब पिताजी ने घोंसला तोड़ना शुरू किया तो नन्ही गौरैया ने चींची करके अपने माता पिता को पुकारा। वे तुरंत भीतर आके उन्हें चारा खिलाने लगे। यह मातृत्व और पारिवारिक स्नेह का संकेत है ना? ये आंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट घ वाला देखेंगे। घ वाला है जी, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन कौन से गुण उभर कर आते हैं? पिताजी बड़े जिद्दी, अड़िग और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होंगे, है ना? वह हार नहीं मानते थे और किसी भी स्थिति में जीत हासिल करना चाहते थे, तो यही तो होंगे। आंसर में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इस कथन से पिताजी की जिद्दी, अड़िग और स्वाभिमानी प्रवृत्ति सामने आती है। वे हार नहीं मानते और किसी भी स्थिति में जीत हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो चलिए ड वाला देखेंगे। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? यह बदलाव क्यों आया? संकेत मतलब हिंट है, कहानी में खोजिए कि उन्होंने गाना कब बंद कर दिया। बताइए कब बंद कर दिया? जैसे वो पहले चहचहा रही थी खूब, उनको चाहे कोई कितना भी बाहर निकाले, वह फिर भी खूब चहचहाती थी। लेकिन जब बारी उनका घर टूटने की आई, जब बारी उनका घोंसला टूटने की आई और उनको लगा घोंसला टूट जाएगा तो बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी, है ना? इस डर से, इस टेंशन से तभी तो वो चुप हो गई थी, है ना? तो जब उनके इमोशन पे अटैक हुआ, एक्चुअली वो तब चुप हुई, है ना? तो तब उनके व्यवहार में बदलाव आया। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब बदलाव आया? जैसे वह पहले चहचहा रही थी, लेकिन घोंसला टूटने और उनके बच्चों के खतरे से वे डरकर चुप हो गई। यह भावनात्मक और आघात का संकेत है। मतलब पहले वह चहचहा रही थी, लेकिन घोंसला टूटने और बच्चों के खतरे से डरकर वह चुप हो गई। यह भावनात्मक आघात का संकेत है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। कहानी में गौरैयों ने किन किन स्थान से घर में प्रवेश किया था, सूची बनाइए। भैया बताइए, कहानी में बार बार कहाँ कहाँ से आ रही थी? कभी खिड़की से, तो कभी रोशनदान से, कभी दरवाजे के नीचे की दरार से, तो कभी रसोई के दरवाजे से, है ना? यही यहीं से तो वो बार बार आ रही थी, बार बार पिताजी भगा देते, तो कभी इधर से तो कभी उधर से। तो गौरैयों ने घर में प्रवेश के लिए कई रास्तों का उपयोग किया, जैसे कभी खिड़की तो कभी रोशनदान, कभी दरवाजे के नीचे की दरार तो कभी रसोई का दरवाजा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट शो वाला है जी, इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको यह बात कैसे पता चली? बताइए कौन सुना रहा है? क्योंकि कहानी घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं से शुरू होती है, तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रथम पुरुष में कही जा रही है। मतलब मैं कौन है? लेखक। तो यह कहानी कौन सुना रहा है? खुद खुद लेखक सुना रहे हैं। और कैसे पता चला? क्योंकि कहानी स्टार्ट की होती, घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। हम तीन लोग मतलब अपनी बात कर रहे हैं लेखक। माँ नहीं सुना रही होगी, पिताजी नहीं सुना रहे होंगे, ये मैं सुना रहा है ना? तो मैं कौन है यहाँ पे जी? लेखक। ठीक है, चलिए ज वाला देखेंगे। माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? क्यों कह रही है?
क्योंकि गौरैया ने अंडे दे दिए हैं, बच्चों को जन्म दे दिया है और अब वे से अपना घर मान चुकी हैं। भैया क्यों नहीं जाएंगी? अब उनका यहाँ घर है, घर नहीं होता यहाँ पे, मतलब वो नहीं रह रही होती तो एक बार को वो चली जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ अपना घोंसला बना लिया है ना? घोंसला बना लिया है तो फिर कैसे जाएंगी जी? घोंसला नहीं बनाया होता, अंडे नहीं दिए होते तो वो एक बार को चली जाती, लेकिन अपना घर, अपने बच्चों को छोड़ के कौन जाता है? कोई नहीं जाता। तो गौरैया ने अंडे दे दिए हैं, बच्चों को जन्म दे दिया है। अब वे इस घर को अपना घर मान चुकी हैं। माँ का अनुभव और संवेदनशीलता इसमें झलकती है। तो गौरैयों ने अंडे दे दिए हैं, बच्चों को जन्म दे दिया है। अब वे इस घर को अपना घर मान चुकी हैं। माँ का अनुभव और संवेदनशीलता इसमें झलकती है। गेट दैट? समझ आ गया जी? समझ आ गया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा बच्चे, आपको क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई डाउट हो? स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अनुमान और कल्पना से। इसमें है, फर्स्ट वाला है, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में इन्हें देख के आप क्या करते? आप क्या करते? ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद ही करेंगे कि आप क्या करते, है ना? हो सकता है कोई कुछ और करता, कोई कुछ और करता। तो बच्चे आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप जहां रहते हैं वहां भी चिड़िया अपना घर बना रही है, मतलब जहां आप रहते हैं वहीं चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। यह देख रहे हो आप, क्या करोगे? खुद से करेंगे। ख वाला है, मान लीजिए कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस आया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों? देखो इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे चिड़िया नहीं आई, घर में और कौन कौन से प्राणी आए थे, जैसे चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली या मक्खी। इन इन प्राणियों में से कोई और घर में घुस आया है। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? इनमें से अगर कोई भी घर में घुस आता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा और वो रिएक्शन क्यों होगा? खुद कर लेंगे। फाइन। गवाला देखें तो, मैं अवाक, अवाक मतलब एकटक, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई और उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? किसको देखकर हुई थी जी? चिड़ियों के बच्चों को देखकर, जो जो बुरी तरीके से चहचहा रहे थे। क्यों? अपने माँ बाप की तलाश में, है ना? तो यह देखकर, मतलब उसमें नन्ही गौरैया थी, वो चींची करके अपने माता पिता को बुला रही थी और लेखक को यह अंदाजा नहीं था कि घोंसले में बच्चे हैं। तो यह दृश्य नवजीवन, मासूमियत और पारिवारिक लगाव से भरा था, है ना? तो बच्चे हम यहाँ आंसर क्या लिख सकते हैं? लेखक को तब हैरानी हुई जब उसने देखा कि घोंसले में दो नन्ही गौरैया मौजूद थी और वे चींची करके अपने माता पिता को बुला रही थी, है ना? तो भैया यह देखकर लेखक को हैरानी और विस्मयता हुई। अच्छा, उसे विस्मय क्यों हुआ? क्योंकि लेखक को यह अंदाजा नहीं था कि घोंसले में बच्चे हैं। यह दृश्य नवजीवन, मासूमियत और पारिवारिक लगाव से भरा था, है ना? तो लेखक को तब हैरानी हुई जब उसने देखा कि घोंसले में दो नन्ही गौरैया मौजूद थी और वे चींची करके अपने माता पिता को बुला रही थी। तो मतलब विस्मय क्यों हुआ था, आश्चर्य क्यों हुआ था? क्योंकि लेखक को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि घोंसले में बच्चे हैं। यह दृश्य नवजीवन, मासूमियत और पारिवारिक लगाव से भरा था। क्लियर? समझ आ गया? चलिए आ गया तो घ देखेंगे। माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंस रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? क्यों नहीं की होगी? जाहिर सी बात है वो चाहती नहीं होंगी। अगर वो चाहती हैं तो वो सहायता नहीं करती। अगर उनको ये चाहिए होता है कि ये गौरैया यहाँ से चली जाए तो वो भी कोशिश करती। उनको चाहिए ही नहीं था, है ना? तो वो जो माँ थी वो अपने मजाक और टोन से पिताजी को एक तरीके से रोकने की कोशिश कर रही थी, है ना? बच्चे, माँ ने गौरैयों के प्रति दया और स्नेह था। माँ के मन में गौरैयों के प्रति दया और स्नेह था।
वे नहीं चाहती थी कि उन्हें घर से निकाला जाए। माँ व्यंग और मजाक से पिताजी को रोकने की कोशिश करती थी। यह उनकी समझदारी और कोमल हृदय को दर्शाता है। माँ को गौरैयों के प्रति दया और स्नेह था। वे नहीं चाहती थी कि उन्हें घर से निकाला जाए। माँ व्यंग और मजाक से पिताजी को रोकने की कोशिश करती थी। यह उनकी समझदारी और कोमल हृदय को दर्शाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ड वाला भी है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद चूहा बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक ऐसे अपरिचित मतलब जिसको आप जानते नहीं हो ऐसे व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं। देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है कि आपको किसी एक अननोन पर्सन को देखना है जिसे आप जानते नहीं हो और उसका थोड़ा सा हाव भाव व्यवहार देखना, उसके कपड़े और रंग रूप नहीं देखना, उसके हाव भाव देखने हैं और अनुमान लगाना कि ये व्यक्ति कैसा होगा, है ना, क्या करता होगा, क्या सोच रहा होगा, ऐसा एक्टिविटी क्वेश्चन है, खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे च वाला विच इज। पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं? देखो, घर क्या होता है, खुद का होता है। सराय मतलब एक जर्नल प्लेस होता है, मतलब सबका होता है। तो घर निजी होता है, सराय सार्वजनिक होता है, सबका होता है। घर एक स्थायी निवास होता है। स्थायी निवास बोले तो परमानेंट जगह होती है और सराय अस्थायी ठहराव होता है कि कुछ टाइम के लिए इंसान आता है या कोई पशु पक्षी को भी सराय कह रहे हैं तो भैया सराय के लिए कह रहे हैं, आ रहे थोड़ी टाइम के लिए और चले जाते हैं। ठीक है, जनरल प्लेस होता है जहाँ पे कुछ टाइम इंसान आता है, ठहरता है और फिर चला जाता है। घर क्या है, इससे भावनाएं जुड़ी होती हैं, भावनात्मक जुड़ाव होता है। भैया हमारे घर में से कोई कुछ करके तो देखे, बड़ा हर्ट होगा, है ना। सराय केवल सुविधा के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब क्योंकि हमें जरूरत है, जैसे होटल वगैरह है ना, कोई रुकने की जगह, वहां पे हम थोड़ी देर अपनी सुविधा के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, तो केवल सुविधा के लिए प्रयोग होता है। घर क्या, इसमें सीमित लोग रहते हैं, मतलब हमारे जो घर के मेंबर हैं सिर्फ इसमें वही रहते हैं। वो एक अलग बात है कि गेस्ट वगैरह आ जाते हैं पर वो तो आके चले जाते हैं ना। परमानेंट इसमें कुछ लिमिटेड लोग रहते हैं। सराय में अजनबी आते जाते रहते हैं, मतलब आज कोई और आ रहा है, कल कोई और आ रहा है, परसों कोई और आ रहा है, ऐसे। तो घर निजी होता है, स्थायी निवास होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है इसके साथ और इसमें सीमित लोग रहते हैं, जबकि सराय सार्वजनिक होता है, अस्थायी ठहराव होता है, केवल सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें अजनबी आते जाते रहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलो समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नाउ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव संवाद और अभिनय। ठीक है, नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद लिखिए और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। एक्टिविटी क्वेश्चन है बच्चे, मतलब इनके संवाद लिखने हैं आपको और बातचीत को अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना है, एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत करना है। जैसे क वाला है, वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गौरैया क्या क्या बोल रही होंगी, क्या क्या बोल रही होंगी, उनके भैया वो डायलॉग्स लिखने हैं और उन डायलॉग को फिर क्या है, एक्टिंग के द्वारा, एक ड्रामा के द्वारा प्रेजेंट करना है। ठीक है, ख वाला है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। मतलब जो गौरैया को भगाने की स्टार्टिंग में कोशिश हो रही थी ना, तब की बात है ये। तो घोंसले से झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। बातें आपको खुद से लिखनी है, वो डायलॉग आपको खुद से लिखना है और फिर उनको एक्ट करना है। ग वाला है, एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या क्या बातें की होंगी।
जब गौरैया सबसे पहले आई थी ना, पूरे घर को उड़ उड़ कर देख रही थी, तो पहली बार जब वो घर में आई तो उन्होंने आपस में क्या क्या बातें की होंगी, वो आपको अपने इमेजिनेशन से वो बातें लिखनी है। फिर क्या, उनको भैया एक ड्रामे से प्रेजेंट भी करना है। चलो, घ वाला है, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए। किसके? उन छोटी छोटी गौरैयों के माँ बाप उड़कर झट से घर के अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। छोटी छोटी गौरैयाओं की चोंचों में उनके जो माँ बाप थे, बड़े बड़े गौरैया थे, वो उनकी चोंचों में खाना डालने लगे। चुग्गा मतलब खाना। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी भैया? गौरैया और उनके बच्चों में क्या क्या बातें हुई होंगी? खुद से लिखनी है, इन पे डायलॉग्स बनाने और खुद से लिखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसलों में अंडों से बच्चे ना निकले होते तो ऐसी कहानी कैसे आगे बढ़ती? यह बदली हुई कहानी लिखिए भैया। थोड़ी सी ये कहानी बदल के लिखनी है कि लेट सपोज कि वो जो अंडे है ना, फूटते ही नहीं, उनमें से जो बच्चे हैं वो बाहर ही नहीं निकलते, तो फिर ये कहानी का रुख क्या होता? अगर अंडों से बच्चे ना निकले होते तो पिताजी शायद फिर घोंसला तोड़ देते, क्योंकि वो बच्चों की वजह से ही तो रुक गए थे। गौरैया कई बार आकर लौट आती, है ना, लेकिन घोंसला ना पाकर दुखी हो जाती और लास्ट में उड़कर किसी और स्थान पे चली जाती। माँ दुखी होती लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो तो तब भी कुछ नहीं कह रही थी, बस थोड़ा सा उनको अपने टोंट से, अपने हंसी मजाक से रोक रही थी, तो माँ तो वैसे भी कुछ नहीं कहती। लेखक को यह बात अंदर ही अंदर चुभती। घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन गौरैयों की चहचहाट की कभी कमी सभी को महसूस होती। पिताजी भी धीरे धीरे सोचते कि उन्होंने कुछ बहुत सुंदर खो दिया। यह कहानी पश्चाताप और भावनात्मक रिक्तता की ओर मोड़ लेती, है ना। यही तो होता। अंडों में से बच्चे नहीं आए होते तो पिताजी क्या करते? घोंसला तोड़ देते। घोंसला टूट जाता तो क्या होता? गौरैया आती जरूर, लेकिन फिर वो चुपचाप चली जाती और कहीं और स्थान पे चली जाती। माँ का क्या होता? माँ कुछ कहती नहीं पर दुखी जरूर होती, है ना। लेखक को भी यह बात फिर अंदर ही अंदर चुभती और फिर क्या होता? घर एक बार शांत हो जाता फिर से। गौरैयों की चहचहाट की कमी हो जाती और जो कहानी का जो लास्ट में हैप्पी एंडिंग थी ना, वो एक फिर खालीपन के साथ ये स्टोरी हमारी खत्म होती, है ना। अगर अंडों से बच्चे ना निकले होते तो पिताजी शायद घोंसला तोड़ देते। गौरैया कई बार आकर लौट आती, लेकिन घोंसला न पाकर दुखी हो जाती और अंततः उड़कर किसी और स्थान पर चली जाती। माँ दुखी होती लेकिन कुछ कहती नहीं। लेखक को यह बात अंदर ही अंदर चुभती। घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन गौरैयों की चहचहाहट की कमी सभी को महसूस होती। पिताजी भी धीरे धीरे सोचते कि उन्होंने बहुत कुछ सुंदर खो दिया। यह कहानी पश्चाताप और भावनात्मक रिक्तता की ओर मोड़ लेती। रुख ही बदल जाता इस कहानी का। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं? समझ में आ गया तो फिर किस बात की देरी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहने के ढंग या फिर क्रिया विशेषण। इसमें है माँ खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। कोई कार्य कैसे किया गया होगा, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब यह काम कैसे किया गया होगा, उस कार्य को जो शब्द बता रहे हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण है, मतलब किसी क्रिया की विशेषता बताई गई। हंसना क्रिया है और वो हंसी कैसी होगी उसकी विशेषता जो बताई गई है उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आप नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जैसे क वाला है, पिताजी ने झिड़क कर खड़ा कहा। पिताजी ने कैसे कहा? झिड़क कर, मतलब थोड़ा झटक कर कहा मुझे। तू क्या खड़ा देख रहा है? तो झिड़क कर को, मतलब इसके ऊपर हम कोई और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? माँ ने बर्तन झिड़क कर रसोई से बाहर रख दिए, है ना। झिड़क कर मतलब एकदम से झटक कर। तो माँ ने, कुछ और सेंटेंस आपको समझ आ रहे हो तो बच्चे आप वो बना सकते हैं। ठीक है, ख वाला है,
देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने आपकी बात गंभीरता से कहा। तो गंभीरता के ऊपर आप कोई और सेंटेंस क्या बना सकते हैं? शिक्षक ने, टीचर ने छात्रों को गंभीरता से पढ़ाई करने की सलाह दी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शिक्षक ने छात्रों को गंभीरता से पढ़ाई करने की सलाह दी। ग वाला देखेंगे। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से में कहा, मतलब उन्होंने गुस्से में कहा। गुस्से में को क्या कर सकते हैं? राहुल गुस्से में किताब पटक कर चला गया। लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बच्चे गुस्से में क्या? राहुल ने किताब को गुस्से में मतलब पटक कर चला गया। हो सकता है। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ शब्द और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए, उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। जैसे धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहम कर, इन सारे शब्दों पर आदि। इन सारे शब्दों से कोई और वाक्य बनाने हैं। जैसे धीरे से, वह धीरे से कमरे में दाखिल हुआ ताकि कोई जाग न जाए। आपको कोई और वर्ड समझ में आ रहे हो बच्चे, आप बना दीजिएगा। जोर से, बच्चा खेलते खेलते जोर से हंस पड़ा। अटकते हुए, परीक्षा में उत्तर अटकते हुए दिया। चिल्लाकर, वह चिल्लाकर बोला ये मेरी चीज है। शर्माकर, लड़की शर्माकर नीचे देखने लगी। सहम कर, वह तेज आवाज सुनकर सहम कर पीछे हट गया। फुसफुसाते हुए, बच्चे आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। आपको चाहिए तो बच्चे आप इन क्वेश्चन के मतलब आप इन वर्ड्स के कोई और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव घर के प्राणी। कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वो मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते थे। जैसे बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, एक ये लाइन यहाँ यूज हो रही है। चूहे भाग दौड़ करते हैं, धमा चौकड़ी मचाते हैं। जैसे बच्चे खेलते समय शोर नहीं करते, तो ये प्राणी मनुष्यों जैसा व्यवहार हो गया। और बिल्ली वाला फिर आऊंगी कहकर चली जाती है, तो जैसे कोई व्यक्ति वादा करके जाता है। चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, छुपने की जगह ढूंढते हैं। जैसे कोई डरपोक व्यक्ति कोना पकड़ कर बैठ जाए। कबूतर कोठी के कोने में कब्जा करके बैठे हैं। जैसे किराएदार बिना पूछे कहीं रहने लग जाए। गौरैया निरीक्षण करती है फिर घोंसला बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है। तो जैसे कोई परिवार घर देखकर शिफ्ट होने का निर्णय लेता है। ये सारी चीजें हो सकती है जो मनुष्यों जैसे काम है। जैसे बिल्ली का देख लो, फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। इसका मतलब जी जैसे कोई व्यक्ति वादा करके जाता है। चूहा भाग दौड़ करते हैं, दमा चौकड़ी मचाते हैं, तो वैसे क्या है इसका मनुष्यों जैसा व्यवहार कि जैसे बच्चे खेलते समय शोर करते हैं। चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं, छुपने की जगह ढूंढते रहते हैं, तो जैसे कोई डरपोक व्यक्ति कोना पकड़कर बैठ जाए। कबूतर कोठी के कोने में कब्जा करके बैठते हैं, जैसे किराएदार बिना पूछे कहीं रहने लग जाए। वाला है गौरैया निरीक्षण करती है फिर घोंसला बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है। तो जैसे कोई परिवार घर देखकर शिफ्ट होने का निर्णय लेता है। ठीक है, समझ आ गया? आ गया तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाते। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे और, उड़ा, उड़, एक एक मात्रा कम हो रही है और देखो सेंटेंस चेंज हो रहा है ना। तो अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। भैया
मात्राओं का, शब्दों का प्रयोग करते हुए इनके अर्थों पे ध्यान देना और इनके शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जैसे नाच, नचा, नहीं नाच, नाचा और नचा। देखो, नाच मतलब क्या है? एक संज्ञा है। मुझे नाच देखना बड़ा पसंद है। नाचा मतलब क्या होता है जी? वह खुशी से पूरे गांव में नाचा, है ना। नेक्स्ट है हार, हारा, हारा। हार मतलब क्या होता है? उसने माँ को फूलों की हार भेंट की, है ना। हार मतलब गले का हार। हारा मतलब वह चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी से हारा। ठीक है। पिता और पीता, एक मात्रा का अंतर है और देख लो सेंटेंस चेंज हो जाएगा। पिता मतलब मेरे पिता बहुत अनुशासन प्रिय है। पीता, वह रोज दूध पीता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चुक और चूक, चुक मतलब होता है वह समय पर टिकट लेना चूक गया, है ना। चूक मतलब होता है बड़ी चूक थी कि तुम समय पर नहीं पहुंचे। चूक गया मतलब रह गया। चूक मतलब बड़ी गलती थी कि तुम समय पर नहीं पहुंचे। नीचा, नीचे, नीचा, उसे अपनी गलती मानकर सिर नीचा कर लिया उसने। नीचे, किताब मेज के नीचे रखी है। एक एक मात्रा से देख लो शब्द बदल रहा है। सहसा और साहस। सहसा मतलब सहसा जोर की आवाज आई और सब चौंक गए। सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक जोर की आवाज आई और सब चौंक गए। और साहस क्या होता है? कठिन समय में साहस नहीं खोना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, है ना। हो सकता है जी? हम बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो फिर किस बात की देरी, नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव वाद और विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले न उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो, तभी तो ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अभी यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से नहीं निकालना चाहती थी। तो कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में होंगे। भैया डिबेट करनी है, एक्टिविटी क्वेश्चन है। डिबेट का टाइटल क्या है? माँ नहीं चाहती थी कि चिड़िया घर से जाए। आधे लोग तो इसके फेवर में बात करो और आधे लोग इसके अनफेवर में इसके तर्क दो। खुद करेंगे। चलो, कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। कब? जब छोटी गौरैया आ गई तब। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। हाँ जी, का वाला देखेंगे। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए जिनसे कहानी का रुख बदल गया होगा। ऐसी बहुत सारी आपको बातें दिखाई देंगी जिनसे भैया कहानी का दृष्टिकोण बदल गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, ये तो है। खुद करेंगे। जैसे कि आप देख लो यहाँ पर कहानी की प्रमुख विशेषताएं। प्रकृति और जीवों के साथ सह अस्तित्व का भाव, मानव स्वभाव में बदलाव की झलक, सहज भाषा और बाल दृष्टिकोण, प्रत्येक पात्र की विशिष्ट शैली और व्यवहार, मानव और पक्षियों के बीच संवाद जैसा चित्रण, व्यंग और हास्य का सुंदर प्रयोग, भावनात्मक और करुणा का चित्रण, रचनात्मक कल्पना जैसे गौरैया मल्हार गा रही हो, घरेलू वातावरण का यथार्थ चित्रण, छोटे छोटे विवरणों से बड़ा अर्थ व्यक्त करना। हो सकती है सारी प्रमुख विशेषताएं तो ही बच्चे। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ समझ आ रहे हैं तो आप उनको भी मेंशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका ख वाला पार्ट है। इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, उनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। भैया आपको यहाँ कुछ कहानी की विशेषताएं नीचे दी गई हैं, क्या करना है? इनके कुछ एग्जाम्पल कहाँ से चुनकर लिखने हैं? नीचे से चुनकर लिखने हैं। ठीक है,
चलो, जैसे देखिए, किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, थोड़ा इमेजिनेशन से किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जो भी पक्षी पहाड़ी घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वे सीधा हमारे घर पर ही पहुंचता है, जैसे हमारे घर का ही पता लिखवा के लाया हो। एक उदाहरण हो गया, बात को बढ़ा चढ़ा के कह दिया। हास्य यानी हंसी मजाक का प्रयोग किया जाना। पिताजी अब हार मानने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। हास्य का प्रयोग हो रहा है। बहुत सारी जगह बच्चे ऐसा है कि जहाँ हंसी मजाक का प्रयोग हो रहा है, माँ ने कितनी बार नहीं किया होगा न जाने। मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ। थर्ड है, सोचा कुछ और हुआ कुछ और। हम जब लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना। मुझे लगता था कि वे सब समझते हैं और माँ उनका मजाक उड़ा रही है। किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। सेम किसी और ने बात कही है, वो यहाँ उसी के शब्दों में लिखी गई है। सिक्स है, किसी प्राणी या उसके कार्य का वो कोई और अन्य नाम देना। वह मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, मतलब गौरियों के चहचहाने को मल्हार राग का गाना कहा गया है ना। सेवंथ है, किसने किससे कोई बात कही या सीधे सीधे बताए बिना संवाद। अब ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यही घोंसला बना लिया है। तो यह संवाद माँ का है, पर यह नाम नहीं बताया गया है सीधे सीधे, है ना। हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है मैम। चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चे फिर किस बात की देरी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पार्ट से आगे, जिसमें क है, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। क्या आगे है, ची ची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? खुद से करेंगे कि आपके आसपास के पक्षियों का क्या 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 करते हैं, है ना। आप इनको खुद से लिखेंगे। ख वाला है, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कब? जब नन्ही गौरैया आ गई। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। लास्ट में यही तो होता है कि फाइनली पिताजी मान जाते हैं और गौरैयों को अपने घर में रहने देते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं? उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हल करते हैं? खुद से कर सकते हैं इसको। चलिए, ग वाला देखेंगे। परिवार के लोग गौरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गौरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? आप यहाँ खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिड़ियों का घोंसला देखेंगे। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में वे अपने अंडे देते हैं और अपनी चूजों को पालते हैं। वाला है, अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए, इन्हें ध्यान से देखिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सावधानी मतलब इसमें है, उन्हें हाथ ना लगाएं, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। भैया इधर उधर ये एक्टिविटी है। जैसे घोंसलों को आपने कहाँ कहाँ देखा है, उन्होंने किन किन चीजों से बनाया हुआ है, घोंसला खाली था या नहीं, और घोंसला किस पक्षी का था, सारा कुछ दिखेंगे। जो आपने खुद से एक्टिविटी करेंगे उसको, ठीक है। वाला है, विभिन्न पक्षियों के घोंसले के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। आपका ओन क्वेश्चन ओन वर्क, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मल्हार। जब हम लोग नीचे उतर के आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा होता है। वर्षा ऋतु में तो मल्हार गाए जाते हैं।
आप जानते हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर है। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। ओके जी, ले लेंगे। चलो, नेक्स्ट है हास्य व्यंग। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग करना कहते हैं। व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना, एकदम टोंट करना हंसी हंसी में, लाइक ऐसा। व्यंग में बात को सीधे ना कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है तो उसे चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की भावनाएं भी बनी हो। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छुपा होता है। का वाला क्वेश्चन है, आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई, उन वाक्यों को चुनाव करके लिखिए। लिख सकते हैं खुद से, आपको किन किन बातों से हंसी आई है उनको लिखेंगे। हवाला है, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं। व्यंग मतलब टोंट मार के उसको इनडायरेक्ट कहना, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। योर ओन एक्टिविटीज इज दैट, सो डू इट योरसेल्फ बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव आज की पहेली। नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए। भैया बहुत सारे रास्ते हैं, ये तो छोटे बच्चे की तरह ही वाला एक्टिविटी है, खुद करेंगे जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव झरोके से। लास्ट है, बस इसको रीड करना है, सो फटाफट से इसको रीड भी कर लेते हैं। चलो, दो गौरैया कहानी में अपना आपने पढ़ा कि दो गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में इन नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। गौरैया मतलब ये वाली जो इमेज दिख रही है आपको, इसलिए भारत सरकार ने इनके संरक्षण मतलब बचाव के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश। जैसे, कहीं बहुतायत में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुर्वी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जाने जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही है। उनकी महत्वता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही है। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर है। शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं। आधुनिक इमारत में वे स्थान नहीं होते जहाँ गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। साभार मतलब लिखा है किसने, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, तो ये हमने एक झरोके से पढ़ लिया। ठीक है जी, तो बस जी इस चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप ये चैप्टर विद एक्सरसाइज आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो गया होगा, अब आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है, हम आपके पास फिर हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। स्टिल मतलब अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम हमें अच्छे से समझ आ गया, है ना जी। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।